सोचिए, आप किसी कमरे में जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ ही सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हैं किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी बनानी है, किससे डरना है। यह फैसला लॉजिक से नहीं होता, यह फैसला आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है। यह सिर्फ एक चीज है, ह्यूमन माइंड को समझने की कला और उस समझ का गलत या सही इस्तेमाल। इस ऑडियो बुक में आप वो बातें जानेंगे जो लोग खुलकर नहीं बताते। आप जानेंगे क्यों कुछ लोग बिना बोले आपकी सोच बदल देते हैं, क्यों कुछ आवाजें आपको कंट्रोल कर लेती हैं, क्यों आप जानते हुए भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपको मैनिपुलेटर नहीं बनाएगी, बल्कि इम्यून बनाएगी। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है। डार्क साइकोलॉजी असल में साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है किसी के इमोशंस, किसी की वीकनेस और किसी के फियर को समझकर उसे इन्फ्लुएंस करना। यह इन्फ्लुएंस कभी सटल होता है, कभी डेंजरस। डार्क साइकोलॉजी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। 1, परसेप्शन कंट्रोल। 2, इमोशनल मैनिपुलेशन। 3, बिहेवियर कंडीशनिंग। आप जो देखते हैं वही सच नहीं होता, बल्कि जो दिखाया जाता है वही आपका सच बन जाता है। यही परसेप्शन कंट्रोल है। परसेप्शन कंट्रोल कैसे काम करता है? मान लीजिए एक आदमी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है, धीमी आवाज में, क्लियर शब्दों में। आप ऑटोमेटिकली सोचते हैं यह इंसान स्मार्ट है। लेकिन क्या कॉन्फिडेंस बराबर इंटेलिजेंस? जरूरी नहीं। कॉन्फिडेंस अक्सर सिर्फ एक इल्यूजन होता है। डार्क साइकोलॉजी इसी इल्यूजन का खेल है। 2, इमोशनल मैनिपुलेशन। ह्यूमन माइंड लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। डर, लालच, प्यार, अकेलापन, शर्म, ये इमोशंस डिसीजन से पहले एक्टिवेट होते हैं। जो इंसान आपके इमोशन को कंट्रोल कर ले, वो आपके डिसीजन को भी कंट्रोल कर लेता है। 3, बिहेवियर कंडीशनिंग। बार बार किसी बात को सुनना, बार बार किसी आइडिया को देखना, बार बार किसी डर को फील करना, धीरे धीरे आपका माइंड उसे नॉर्मल मानने लगता है। इसे कहते हैं कंडीशनिंग। यही टेक्निक एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स और कल्ट्स में यूज होती है। हर इंसान कभी ना कभी मैनिपुलेट होता है। जो कहता है मुझ पर असर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। ये ऑडियो बुक आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है, ताकि जब कोई गिल्ट से कंट्रोल करे, डर दिखाकर दबाए, प्यार के नाम पर मैनिपुलेट करे, तो आप पहचान सकें। चैप्टर 2, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। अगर आप सच में डार्क साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आप उसके कंट्रोल में हैं। आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं, लेकिन असल में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सोचता है। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपको लगता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कहते हैं मैंने सोच समझकर फैसला लिया, वही कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सच ये है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है। 95% कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास होता है। कॉन्शियस माइंड लॉजिक देखता है, रीजन ढूंढता है, जस्टिफाई करता है, लेकिन डिसीजन वो नहीं लेता। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का वो हिस्सा है जो डर महसूस करता है, अट्रैक्शन डिसाइड करता है, ट्रस्ट तय करता है, थ्रेट पहचानता है। आप किसी इंसान को देखकर तुरंत फील करते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह लॉजिक नहीं है, यह सबकॉन्शियस सिग्नल है। डार्क साइकोलॉजी इसी हिस्से को टारगेट करती है। सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं समझता, सच और झूठ में, इमेजिनेशन और रियलिटी में,
बार बार बोले गए शब्द और फैक्ट में जो बार बार जाता है वही सच बन जाता है। यही वजह है प्रोपेगेंडा काम करता है, फेक कॉन्फिडेंस असर करता है, टॉक्सिक लोग पावरफुल लगते हैं। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं? मैनिपुलेटर आपसे बहस नहीं करता, वो आपकी लॉजिक बाईपास करता है, सीधे इमोशन में घुसता है, क्योंकि सबकॉन्शियस इमोशन से ऑपरेट करता है। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे पैदा नहीं हुए थे, आपको धीरे धीरे प्रोग्राम किया गया। प्रोग्रामिंग कैसे शुरू होती है? प्रोग्रामिंग शुरू होती है बचपन से, जब आपको बार बार डांटा गया, आपकी बात इग्नोर हुई, आपको कंपेयर किया गया, आपके सबकॉन्शियस ने सीख लिया मैं इनफ नहीं हूं। आपको कभी कॉन्शियसली ये नहीं सिखाया गया, लेकिन माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड एक रूल पर काम करता है, जो रिपीट होता है वही सच है। अगर आपको बार बार कहा जाए तुम कमजोर हो, तो एक दिन आप उसे सच मान लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसी रूल का इस्तेमाल करती है। न्यूज, सोशल मीडिया, मूवीज, म्यूजिक सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फियर क्रिएट करते हैं, डिजायर प्रोग्राम करते हैं, एनिमी डिसाइड करते हैं। जब आप कुछ बार बार देखते हैं तो आपका माइंड उसे नॉर्मल मान लेता है। डर सबसे पावरफुल टूल है। डर लॉजिक बंद कर देता है। जब आप डरते हैं आप सवाल नहीं पूछते, आप आदेश मानते हैं, आप कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे बड़े मैनिपुलेशंस डर से हुए हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म में है, ऊंची पोजीशन पर है, कॉन्फिडेंस से बोलता है, तो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली ओबे मोड में चला जाता है, भले ही वो गलत हो। सबसे खतरनाक प्रोग्रामिंग वो है जो दिखती नहीं। गिल्ट, शेम, ऑब्लिगेशन, मैं मना नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, ये मेरा फॉल्ट है। ये सारे थॉट्स प्रोग्राम्ड है। आपका माइंड क्लीन स्लेट नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। चैप्टर 4, इमोशनल ट्रिगर्स, हिडन बटन्स ऑफ द माइंड। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे इमोशनल बटन्स होते हैं जिनका उसे खुद भी पूरा अंदाजा नहीं होता। ये ट्रिगर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही कोई इन्हें छूता है, इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसके फैसले अचानक बदल जाते हैं। इमोशनल ट्रिगर लॉजिक से बात नहीं करता, वो सीधे रिएक्शन पैदा करता है। यही वजह है कि कई बार हम जानते हुए भी वही कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। इमोशनल ट्रिगर्स अक्सर डर, गिल्ट, शर्म, अप्रूवल की चाह और अटैचमेंट से जुड़े होते हैं। जब डर एक्टिवेट होता है तो दिमाग फ्यूचर में चली जाती है और इमेजिन्ड पेन को सच मान लेती है। इंसान सोचने के बजाय बचने की कोशिश करता है। गिल्ट ट्रिगर होने पर व्यक्ति खुद को प्रूव करने लगता है, भले ही सामने वाला गलत ही क्यों ना हो। शर्म का ट्रिगर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लोग शारीरिक दर्द सह लेंगे, लेकिन पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। अप्रूवल और एक्सेप्टेंस का ट्रिगर भी उतना ही पावरफुल है। जब इंसान को फील कराया जाता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। अटैचमेंट के ट्रिगर में लॉजिक सबसे पहले मरता है। जहां इमोशन जुड़ जाता है, वहां क्लैरिटी गायब हो जाती है। इसी वजह से मैनिपुलेटिव रिश्तों में इंसान सब कुछ सहता चला जाता है। इमोशनल ट्रिगर्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये अचानक एक्टिवेट होते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, गुस्सा या डर बिना वार्निंग के आ जाता है और इंसान रिएक्ट कर देता है। रिएक्शन के बाद ही उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ। यही मोमेंट मैनिपुलेटर्स ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने इमोशन को पहचान लेते हैं और उसे नाम दे देते हैं, ट्रिगर की ताकत कम होने लगती है। इमोशन को ऑब्जर्व करना, उसे तुरंत एक्शन में बदलने से रोकना, कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि डर को कैसे सिस्टमैटिकली इस्तेमाल किया जाता है और कैसे फियर मैनिपुलेशन इंसान को पूरी तरह झुका देती है। चैप्टर 5, फियर मैनिपुलेशन। डर सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हथियार। अगर इंसान के इमोशंस की बात की जाए तो डर सबसे ज्यादा पावरफुल है। डर लॉजिक नहीं समझता, ना ही ये सच और झूठ में फर्क करता है।
डर सिर्फ एक ही चीज चाहता है, तुरंत सेफ्टी। और जो इंसान सिस्टम या स्थिति सेफ्टी देने वाली लगती है, दिमाग बिना सवाल किए उसी के सामने झुक जाता है। यही वजह है कि डर हमेशा कंट्रोल का सबसे असरदार हथियार रहा है। डर असल में वर्तमान में नहीं, भविष्य में पैदा होता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या अगर मैंने ये नहीं किया तो। जैसे विचार भविष्य की एक इमेजिन तस्वीर बनाते हैं। वो घटना अभी हुई नहीं होती, लेकिन उसका दर्द इंसान अभी महसूस करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, इसलिए वो भविष्य के डर को वर्तमान की सच्चाई मान लेता है। यही वो लूप होल है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होती है। फियर मैनिपुलेशन अक्सर एक तय पैटर्न पर काम करती है। पहले किसी तरह का थ्रेट दिखाया जाता है, नौकरी जाने का, रिश्ते टूटने का, बदनामी का या अकेले पड़ जाने का। फिर इंसान को हेल्पलेस फील कराया जाता है ताकि उसे लगे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद मैनिपुलेटर खुद को सेवियर की तरह पेश करता है, जो इस डर से बाहर निकाल सकता है। डर, कंफ्यूजन और फिर वही सॉल्यूशन जो वही देता है। जब डर के साथ अर्जेंसी जोड़ दी जाती है तो इंसान पूरी तरह ब्लाइंड ओबीडियंस में चला जाता है। अभी फैसला लो, समय नहीं है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, जैसे वाक्य लॉजिक को बाईपास कर देते हैं। ऐसे में इंसान सोचता नहीं, रिएक्ट करता है। डर के कई रूप होते हैं। नौकरी खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, रिस्पेक्ट खत्म होने का डर या अकेले रह जाने का डर। इनमें से कोई भी ट्रिगर होते ही कंट्रोल आसान हो जाता है। लेकिन सबसे जरूरी डिफेंस यही है कि जैसे ही कोई कहे अगर नहीं किया तो, खुद से पूछें कि यह डर सच में रियल है या बनाया गया है। ज्यादातर डर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और जैसे ही यह समझ आ जाता है उनका असर टूटने लगता है। चैप्टर 6, अथॉरिटी एंड पावर साइकोलॉजी। आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि एक ही बात अगर कोई आम इंसान कह दे तो हम उसे आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बात अगर कोई यूनिफॉर्म में कह दे, कोई बॉस बोल दे या किसी एक्सपर्ट की तरफ से आ जाए तो हम बिना ज्यादा सोचे उसे मान लेते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के भीतर छिपा है। ह्यूमन ब्रेन में एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होता है जिसे अथॉरिटी रिफ्लेक्स कहा जा सकता है। दिमाग ने एक सिंपल इक्वेशन बना रखी है, अथॉरिटी मतलब ओबे। ये रिफ्लेक्स हम लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे सिखाया जाता है। बचपन में टीचर की बात मानना, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना, एल्डर्स के सामने चुप रहना और सिस्टम के नियमों को बिना सवाल एक्सेप्ट करना, ये सब कंडीशनिंग का हिस्सा होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि बड़ों से सवाल नहीं पूछते, अथॉरिटी पर डाउट नहीं करते। यही कंडीशनिंग आगे चलकर मिसयूज होती है। अथॉरिटी हमेशा असली हो यह जरूरी नहीं है, उसे बस दिखना होता है। मैनिपुलेटर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, धीमी लेकिन निर्णायक आवाज, भारी भरकम टेक्निकल शब्द और लिमिटेड एक्सेस का इस्तेमाल करता है। इससे सामने वाले को लगता है कि यह इंसान पावरफुल और नॉलेजेबल है। दिमाग प्रूफ नहीं ढूंढता, वो अपीयरेंस से ही फैसला कर लेता है। साइलेंस भी अथॉरिटी का एक मजबूत हथियार है। जब कोई जानबूझकर जवाब देने में देर करता है, चुप रहता है या रिएक्शन नहीं देता, तो सामने वाला ओवरथिंक करने लगता है। वो खुद को डाउट करने लगता है और प्रेशर महसूस करता है। साइलेंस एक इनविजिबल दबाव बनाता है जिसमें इंसान खुद ही झुकने लगता है। अथॉरिटी के सामने लोग अक्सर गिल्ट महसूस करते हैं, अप्रूवल ढूंढते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। यही पावर इंबैलेंस है जहां कंट्रोल पैदा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिफॉर्म लॉजिक नहीं देता और पोजीशन ट्रूथ की गारंटी नहीं होती। सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि अवेयरनेस का संकेत है। जो सवाल सहन नहीं कर सकता, असल में वही अथॉरिटी के लायक नहीं होता। चैप्टर 7, लैंग्वेज कंट्रोल एंड NLP। शब्द जो दिमाग को हैक करते हैं। शब्द सिर्फ बात पहुंचाने का जरिया नहीं होते, शब्द आदेश भी होते हैं, सुझाव भी होते हैं और धीरे धीरे होने वाली प्रोग्रामिंग भी। जो इंसान शब्दों को कंट्रोल करना जानता है, वो असल में दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है।
लैंग्वेज का असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि ये सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, बिना ये बताए कि कुछ किया जा रहा है। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मकसद ही यही है कि लॉजिक को बाईपास करके सबकॉन्शियस से बात की जाए। जब कोई इंसान लॉजिक से बहस करता है तो आप सोचते हैं, लेकिन जब कोई आपके सबकॉन्शियस को एड्रेस करता है तो आप बस महसूस करते हैं। वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। एम्बेडेड कमांड्स इसी का एक हिस्सा है। आप चाहें तो आप महसूस करेंगे कि आप नोटिस करेंगे। जैसे वाक्य सुनने में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग को एक दिशा में ले जाते हैं। आपको लगता है कि आप खुद फैसला ले रहे हैं, जबकि चॉइस पहले ही आपके अंदर प्लांट कर दी गई होती है। शब्दों की स्ट्रक्चर ही डिसीजन का रास्ता तय कर देती है। रीफ्रेमिंग टेक्निक में एक ही बात को नए एंगल से दिखाया जाता है। रिस्क को अपॉर्चुनिटी कह देना या लॉस को लर्निंग बताना मीनिंग बदल देता है। इंसानी दिमाग फैक्ट से ज्यादा मीनिंग को फॉलो करता है। जैसे ही मीनिंग बदला, इमोशन बदलता है, और इमोशन के साथ बिहेवियर भी बदल जाता है। कंफ्यूजन भी एक ताकतवर टेक्निक है। लंबे वाक्य, भारी शब्द और तेज बोलने की रफ्तार दिमाग को थका देती है। जब माइंड टायर्ड होता है तो वो ज्यादा सजेस्टेबल हो जाता है। उस हालत में इंसान सवाल नहीं पूछता, बस मान लेता है। लेबलिंग भी लैंग्वेज का एक सटल हथियार है। अगर किसी को बार बार कहा जाए कि वो स्मार्ट है, स्ट्रांग है या स्पेशल है, तो वो उस लेबल को साबित करने की कोशिश करने लगता है। लेबल्स बिहेवियर को शेप करते हैं, लेकिन डिफेंस भी उतनी ही सरल है। जब भाषा बहुत ज्यादा मीठी हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो या भीतर प्रेशर महसूस हो तो रुक जाइए। एक छोटा सा पॉज लैंग्वेज के जादू को तोड़ देता है और कंट्रोल वहीं खत्म होने लगता है। चैप्टर 8, गैस लाइटिंग। जब आपको अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगे। गैस लाइटिंग डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है, क्योंकि इसमें आपको सीधे कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि धीरे धीरे अंदर से तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में इंसान को यह भी महसूस नहीं होता कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसे लगता है कि समस्या बाहर नहीं, उसी के अंदर है। यही गैसलाइटिंग की सबसे बड़ी ताकत है। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपनी ही यादों, अपनी ही सोच और अपने ही फैसलों पर शक करने लगे। मैनिपुलेटर कभी सीधे यह नहीं कहता कि मैं सही हूं। वह ज्यादा चालाकी से कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो, या तुम्हें ठीक से याद नहीं रहता। धीरे धीरे यह बात इंसान के दिमाग में बैठ जाती है कि शायद सच में वही गलत है। इसकी शुरुआत बहुत इनोसेंट लगती है। शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जैसे तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम इमोशनली वीक हो, या तुम हर बात का ड्रामा बना देते हो। ये बातें इतनी कैजुअल होती हैं कि सामने वाला खुद पर सवाल उठाने लगता है। कुछ समय बाद इंसान खुद से पूछता है, शायद गलती मेरी ही है। यहीं से गैसलाइटिंग जड़ पकड़ लेती है। गैसलाइटिंग का एक बड़ा हथियार मेमोरी डिस्टॉर्शन है। गैसलाइटर बार बार यह कहता है कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, या तुम्हें गलत याद है। शुरुआत में इंसान अपनी यादों पर भरोसा करता है, लेकिन जब यह डिनायल बार बार होता है तो दिमाग थक जाता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि शायद उसने सच में गलत सुना होगा। इसी मोमेंट पर कंट्रोल पूरा हो जाता है। गैसलाइटिंग आमतौर पे कुछ स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहले डिनायल होता है, जहां सच को पूरी तरह नकार दिया जाता है। फिर ब्लेम शिफ्ट होता है, जिसमें सारी जिम्मेदारी विक्टिम पे डाल दी जाती है। इसके बाद कंफ्यूजन आता है, जहां इंसान खुद को समझ नहीं पाता। आखिर में डिपेंडेंसी बन जाती है, जहां व्यक्ति अपने फैसलों के लिए उसी मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। इसका इमोशनल डैमेज बहुत गहरा होता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डिसीजन लेने की ताकत चली जाती है और आइडेंटिटी तक टूटने लगती है। इंसान फिजिकली नहीं, मेंटली टूटता है। गैसलाइटिंग से बचाव का पहला नियम यही है कि अगर कोई आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, खुद पर शक करवाता है
और आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करता है, तो समस्या आप नहीं, वो है। रियलिटी को लिख कर रखना, नोट्स बनाना और एविडेंस संभाल कर रखना क्लैरिटी देता है। गैसलाइटिंग क्लैरिटी से डरती है, और जैसे ही क्लैरिटी आती है उसका असर कमजोर पड़ने लगता है। चैप्टर 9, सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन विदाउट फोर्स। सोशल इंजीनियरिंग वो मैनिपुलेशन है जिसमें आपको मजबूर नहीं किया जाता, आप खुद ही राजी हो जाते हैं। इसमें ना धमकी होती है ना जोर जबरदस्ती। सब कुछ इतना नॉर्मल और पोलाइट लगता है कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप कंट्रोल दे बैठते हैं। यही वजह है कि यह टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे कम दिखाई देने वाली होती है। सोशल इंजीनियरिंग असल में सिस्टम को हैक नहीं करती, इंसान को हैक करती है। यह ह्यूमन नेचर की कुछ बेसिक क्वालिटीज का फायदा उठाती है। हेल्प करने की आदत, पोलाइट रहने की कंडीशनिंग और जल्दी ट्रस्ट करने की टेंडेंसी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मदद करना अच्छी बात है, रूड होना गलत है और भरोसा रिश्तों की नींव है। मैनिपुलेटर इन्हीं अच्छी क्वालिटीज को हथियार बना लेता है। इसका एक कॉमन तरीका फ्रेंडली स्ट्रेंजर ट्रिक है। जब कोई कहता है मैं भी आपकी तरह ही हूं या किसी सिमिलैरिटी को हाईलाइट करता है तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। दिमाग सोचता है कि जो मेरे जैसा है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिमिलैरिटी कंफर्ट देती है और कंफर्ट में गार्ड डाउन हो जाता है। हेल्प रिक्वेस्ट ट्रैप भी बहुत सटल होता है। बस एक छोटा सा काम सुनने में हार्मलेस लगता है, लेकिन जैसे ही आप मदद करते हैं आप साइकोलॉजिकली कमिट हो जाते हैं। एक छोटा सा यस आगे बड़े यस का रास्ता खोल देता है। इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वह पीछे हटना मुश्किल समझता है। अथॉरिटी और पोलाइटनेस का कॉम्बो भी बहुत पावरफुल है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट जैसी सॉफ्ट शुरुआत रेजिस्टेंस को कम कर देती है। टोन पोलाइट होता है लेकिन कंट्रोल हार्ड होता है। सामने वाला सोचता है कि इतना विनम्र इंसान गलत कैसे हो सकता है, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। फियर और हेल्प को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो असर और भी तेज हो जाता है। पहले कहा जाता है अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे डर पैदा होता है। फिर तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है, मैं हेल्प कर सकता हूं। डर से रिलीफ की तलाश में इंसान कंट्रोल सौंप देता है। सोशल इंजीनियरिंग इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान रूड नहीं बनना चाहता, हेल्पफुल दिखना चाहता है और अकेला पड़ने से डरता है। मैनिपुलेटर इन टेंडेंसीज को समझकर उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। डिफेंस का सबसे सरल नियम यही है कि हर पोलाइट रिक्वेस्ट सेफ नहीं होती और हर अर्जेंसी रियल नहीं होती। हेल्प देने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है, और वही पॉज मैनिपुलेशन की पूरी चेन को तोड़ सकता है। चैप्टर 10, लव, अटैचमेंट एंड कंट्रोल। जब प्यार हथियार बन जाए। सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन डर से नहीं होती, बल्कि प्यार से होती है। डर सामने से आता है, इसलिए पहचान में आ जाता है, लेकिन प्यार धीरे धीरे अंदर घुसता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी बाउंड्रीज खत्म हो गई। इसी वजह से लव बेस्ड मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें इंसान खुद को बचाने के बजाय खुद को जस्टिफाई करता रहता है। इस मैनिपुलेशन की शुरुआत अक्सर लव बॉम्बिंग से होती है। अचानक बहुत अटेंशन मिलने लगता है, बहुत केयर दिखाई जाती है और लगातार अप्रिसिएशन दी जाती है। सामने वाला आपको स्पेशल महसूस कराता है, जैसे आप उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। उस समय यह सब प्यार लगता है, लेकिन असल में यह एक इन्वेस्टमेंट होती है। मैनिपुलेटर पहले इमोशनल बॉन्ड बनाता है ताकि बाद में उसी बॉन्ड का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए किया जा सके। जब अटैचमेंट बन जाती है तभी असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे जेलसी, पोजेसिवनेस और इमोशनल विड्रॉल दिखने लगते हैं। कभी बहुत पास खींचना, कभी अचानक दूरी बना लेना। इस इनकंसिस्टेंसी से इंसान डरने लगता है कि कहीं सामने वाला उसे छोड़ न दे। यही डर कंट्रोल की नींव बन जाता है। अब फैसले प्यार से नहीं, खोने के डर से लिए जाने लगते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल इस मैनिपुलेशन का अगला स्टेज होता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो, या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, जैसे वाक्य गिल्ट पैदा करते हैं। प्यार और गिल्ट जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान अपनी जरूरतें, अपनी बाउंड्रीज और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक छोड़ देता है। वो सोचता है कि सैक्रिफाइस ही प्यार का सबूत है।
सबसे खतरनाक रूप होता है कंडीशनल लव। हेल्दी लव कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही एक्सेप्टेबल हो, लेकिन मैनिपुलेटिव लव कहती है कि प्यार तभी मिलेगा जब तुम बदलोगे। धीरे धीरे इंसान खुद को सुधारने के नाम पर मिटाने लगता है। यहीं सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होती है और आइडेंटिटी कमजोर पड़ जाती है। लव मैनिपुलेशन से बचाव का सबसे जरूरी नियम यही है कि प्यार में भी बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। जो इंसान आपकी इंडिविजुअलिटी दबाए, आपको डर में रखे या गिल्ट के सहारे कंट्रोल करे, वो प्यार नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है। सच्चा प्यार आपको छोटा नहीं बनाता, वो आपको सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराता है। चैप्टर 11, स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी इल्यूजन। जो कम दिखे वही ज्यादा चाहिए। अगर इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी किसी एक चीज में छुपी है तो वो है खो देने का डर। स्कैर्सिटी और अर्जेंसी इसी डर पर खेलते हैं। स्कैर्सिटी यह इल्यूजन बनाती है कि कोई चीज ज्यादा देर तक उपलब्ध नहीं रहेगी, और अर्जेंसी यह दबाव डालती है कि अगर अभी कदम उठाया गया तो मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। जब ये दोनों साथ आते हैं तो लॉजिक लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है। ह्यूमन माइंड अबंडेंस में सोचने के लिए बना ही नहीं है, वो स्कैर्सिटी में रिएक्ट करता है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि कुछ लिमिटेड है, वह उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। लिमिटेड सीट्स, लास्ट चांस या ओनली टुडे जैसे शब्द सुनते ही दिमाग एनालिसिस मोड छोड़कर एक्शन मोड में चला जाता है। उस समय इंसान यह नहीं सोचता कि उसे सच में उस चीज की जरूरत है या नहीं, वह सिर्फ इतना सोचता है कि कहीं यह हाथ से न निकल जाए। मैनिपुलेटर्स इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानबूझकर ऑप्शंस छिपा देते हैं ताकि आपको लगे कि आपके पास बस एक ही रास्ता है। वे टाइम प्रेशर बनाते हैं ताकि आपको सोचने का मौका न मिले। और सबसे जरूरी, वे कंपैरिजन करने से रोकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप तुलना करने लगते हैं, इल्यूजन टूटने लगता है। कंपैरिजन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कंट्रोल के खिलाफ जाती है। स्कैर्सिटी का इमोशनल इफेक्ट बहुत गहरा होता है। यह एंग्जाइटी बढ़ाती है, फोमो पैदा करती है और इंसान से ऐसे फैसले करवाती है जो वह सामान्य हालत में कभी नहीं लेता। उस समय इंसान डिसीजन नहीं ले रहा होता, वह पैनिक में जंप कर रहा होता है। बाद में जब अर्जेंसी खत्म होती है तब रिग्रेट आता है। स्कैर्सिटी से बचाव का सबसे सिंपल नियम यही है कि अगर कोई चीज सच में अच्छी है तो वो कल भी अच्छी होगी। जो फैसले डर और जल्दबाजी में लिए जाते हैं वे अक्सर गलत साबित होते हैं। टाइम लेकर लिया गया फैसला ज्यादा संतुलित और सही होता है, क्योंकि उसमें पैनिक नहीं, क्लैरिटी होती है। 12, बॉडी लैंग्वेज मैनिपुलेशन। शरीर वो कहता है जो शब्द नहीं कहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से मिले और बिना किसी साफ वजह के आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ? उसने कुछ गलत कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी भीतर से एक सिग्नल आया कि कुछ ठीक नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता है शब्दों से पहले। बॉडी लैंग्वेज वो कम्युनिकेशन है जो चुपचाप काम करती है। मैनिपुलेटर्स अक्सर शब्दों से ज्यादा शरीर का इस्तेमाल करते हैं। कम मूवमेंट, स्टेडी आई कांटेक्ट, धीमे लेकिन कंट्रोल में जेस्चर्स और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना, ये सब सिग्नल्स देते हैं कि सामने वाला डोमिनेंट है। दिमाग इन सिग्नल्स को लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से समझता है। बिना सोचे आप खुद को थोड़ा छोटा महसूस करने लगते हैं। आई कांटेक्ट इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ज्यादा आई कांटेक्ट डोमिनेंस और इंटिमिडेशन पैदा करता है, जबकि बहुत कम आई कांटेक्ट सबमिशन का सिग्नल देता है। मैनिपुलेटर इस बैलेंस को जानता है। वो इतना आई कांटेक्ट रखता है कि सामने वाला प्रेशर महसूस करे, लेकिन इतना नहीं कि खुला एग्रेशन लगे। अट्रैक्शन, डर और रिस्पेक्ट, तीनों इसी बैलेंस से मैनिपुलेट किए जाते हैं। स्पेस कंट्रोल भी उतना ही पावरफुल होता है। जो इंसान ज्यादा स्पेस लेता है, बहुत पास आकर बात करता है या आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को इग्नोर करता है, वो आपके सबकॉन्शियस में दबाव बनाता है। आपका माइंड इसे थ्रेट की तरह रजिस्टर करता है, भले ही कॉन्शियस लेवल पर आप कुछ न कहें। इसी दबाव में लोग जल्दी अग्री कर जाते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस इस पूरी प्रक्रिया को और गहरा बना देते हैं। ये एक्सप्रेशंस 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं। फेक स्माइल, दबा हुआ गुस्सा, छुपा हुआ डर। कॉन्शियस माइंड इन्हें मिस कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस पकड़ लेता है। इसी वजह से आपको फील होता है कि कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
बॉडी लैंग्वेज मैनिपुलेशन से बचाव का सबसे जरूरी रूल यही है कि अपनी फीलिंग को इग्नोर न करें। अगर कोई आपको क्राउड कर रहा है, स्टेयर से डोमिनेट कर रहा है या अनकंफर्टेबल स्पेस बना रहा है, तो पीछे हटना कमजोरी नहीं है, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस आते ही सबकॉन्शियस का दिया हुआ सिग्नल कॉन्शियस बन जाता है और वहीं से मैनिपुलेशन का असर टूटना शुरू हो जाता है। 13. वॉइस, टोन एंड साइलेंस साइकोलॉजी। आवाज जो दिमाग को झुका दे। शब्द अपने आप में उतने ताकतवर नहीं होते जितना तरीका होता है जिससे उन्हें बोला जाता है। क्या कहा गया ये कम मायने रखता है, कैसे कहा गया ये ज्यादा असर डालता है। इंसानी दिमाग आवाज के टोन, स्पीड और डेप्थ से सामने वाले की अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और इंटेंशन का अंदाजा लगा लेता है। डीप और स्लो वॉइस सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि सामने वाला काम और पावरफुल है। ऐसी आवाज अथॉरिटी और कंट्रोल का एहसास कराती है। इसके उलट तेज और ऊंची आवाज नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी दिखाती है। मैनिपुलेटर अपनी आवाज को जानबूझकर वेपन की तरह इस्तेमाल करता है ताकि बिना ज्यादा शब्द बोले दबाव बनाया जा सके। पॉज इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। जब कोई इंसान बोलते बोलते अचानक रुक जाता है तो सामने वाला उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। वही मोमेंट कंट्रोल पॉइंट बन जाता है जहां लोग ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और अपनी पोजीशन कमजोर कर लेते हैं। साइलेंस खुद में एक पावरफुल टूल है। साइलेंस डिस्कंफर्ट पैदा करती है, गिल्ट बढ़ाती है और बिना कुछ कहे प्रेशर डालती है। चुप्पी में इंसान खुद को असहज महसूस करता है और उसी बेचैनी में वो बातें कह देता है जो सामान्य हालत में नहीं कहता। इमोशनल टोनालिटी भी उतनी ही असरदार है। एक ही सेंटेंस अगर प्यार से बोला जाए, गुस्से से बोला जाए या डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा जाए तो तीनों का इफेक्ट अलग होता है। मैनिपुलेटर टोन के जरिए इमोशन इंजेक्ट करता है। डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब कोई आवाज, चुप्पी या टोन से कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप भी स्लो हो जाएं। साइलेंस से डरिए मत, क्योंकि काम साइलेंस ही असली बैलेंस वापस लाती है। 14. ग्रुप माइंड कंट्रोल। अकेले में इंसान आमतौर पर ज्यादा समझदारी से सोचता है। उसके पास समय होता है, स्पेस होता है और खुद से सवाल पूछने की आजादी होती है। लेकिन जैसे ही वही इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है, उसकी सोच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वो निर्णय लेना बंद कर देता है और रिएक्शन दिखाने लगता है। इसी प्रक्रिया को ग्रुप माइंड कहा जाता है। ग्रुप माइंड 3 बुनियादी जरूरतों से बनता है। पहली है बिलोंगिंग की जरूरत, यानी किसी समूह का हिस्सा बनने की इच्छा। दूसरी है रिजेक्शन का डर कि अगर हमने अलग सोचा तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन, जहां इंसान महसूस करता है कि फैसले की पूरी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो इंसान खुद नहीं सोचता, वो बस फॉलो करता है। बिलोंगिंग ट्रैप इस प्रोसेस का सबसे मजबूत हिस्सा है। ह्यूमन माइंड अकेले रहना लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर पाता। सब ऐसा कर रहे हैं या सब यही मानते हैं, जैसे वाक्य लॉजिक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। दिमाग सोचता है कि अगर इतने लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। यही सोच इंडिविजुअलिटी को दबा देती है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भीड़ में इंसान को और बेपरवाह बना देती है। अकेले में गलत करने पर गिल्ट महसूस होता है, लेकिन भीड़ में इंसान खुद को यह कहकर बचा लेता है कि सब कर रहे थे। इसी वजह से भीड़ वो काम कर जाती है जो अकेला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ग्रुप आइडेंटिटी इंसान को एक पहचान देती है, धर्म, विचारधारा, फैंडम या राष्ट्र के नाम पर। लेकिन इसके बदले में वो उसकी इंडिविजुअलिटी छीन लेती है। ग्रुप माइंड से बचाव का एक ही तरीका है। अगर आप भीड़ में हैं और अचानक महसूस हो कि आपका लॉजिक गायब हो रहा है, तो समझ लीजिए ग्रुप माइंड एक्टिव हो चुका है। उस मोमेंट पर एक कदम पीछे हटना और अकेले सोचने की कोशिश करना ही कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम होता है। चैप्टर 15, प्रोपेगेंडा साइकोलॉजी। जब झूठ सच बन जाए। प्रोपेगेंडा सिर्फ पोस्टर्स, स्पीचेस या बड़े बड़े नारों तक सीमित नहीं होता। असल में प्रोपेगेंडा एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे दिमाग में घुलता है
और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सोच कब बदल गई। इसका असर अचानक नहीं बल्कि लगातार एक्सपोजर से होता है। प्रोपागेंडा सच को सीधे डिनाई नहीं करता, यह ज्यादा चालाक तरीका अपनाता है। यह सच के कुछ हिस्सों को चुनकर दिखाता है और बाकी हिस्सों को पूरी तरह छुपा देता है। जो बार बार दिखाया जाता है वही रियलिटी बन जाती है। इंसान वही मानने लगता है जो उसकी आंखों के सामने बार बार रखा जाता है, भले ही पूरी तस्वीर कुछ और ही क्यों ना हो। रेपिटिशन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। धीरे धीरे वो झूठ कॉमन सेंस जैसा लगने लगता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं सब यही कह रहे हैं और बिना सोचे उसी को सच मान लेते हैं। दिमाग भीड़ की आवाज को सच्चाई समझ लेता है। प्रोपागेंडा अक्सर एक दुश्मन भी बनाता है। वो लोग, ये लोग या वो माइंडसेट जैसे लेबल्स के जरिए डर और नफरत पैदा की जाती है। फियर और हेट ग्रुप को जोड़ने का काम करते हैं। जब लोगों को लगता है कि कोई कॉमन एनिमी है तो वे सवाल पूछना छोड़ देते हैं और इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। फैक्ट्स ज्यादातर लोगों को बोरिंग लगते हैं, जबकि इमोशन जल्दी बिकता है। इसलिए प्रोपागेंडा लॉजिक को टारगेट नहीं करता, वो डर दिखाता है, गुस्सा दिलाता है और कभी कभी प्राइड जगाता है। इमोशन जितना तेज होगा सोच उतनी कम होगी। प्रोपागेंडा से बचाव का सबसे आसान तरीका यही है कि कंटेंट को ऑब्जर्व किया जाए। अगर कोई मैसेज बहुत ज्यादा इमोशनल है, सिर्फ एक ही साइड दिखाता है और सवाल पूछने की जगह बंद कर देता है, तो समझ लीजिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोपागेंडा है। अवेयरनेस आते ही स्लो पॉइजन का असर कम होने लगता है। चैप्टर 16, कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा इल्यूजन। कॉन्फिडेंस सच का सबूत नहीं होता, लेकिन ह्यूमन माइंड अक्सर ऐसा मान लेता है। दिमाग के लिए कॉन्फिडेंस एक शॉर्टकट है। जब कोई इंसान बिना रुके बोलता है, अपने शब्दों में कोई डाउट नहीं दिखाता और पॉज को कंट्रोल में रखता है, तो वो जरूरी नहीं कि ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट जरूर दिखता है। और ज्यादातर लोगों के लिए यही कॉन्फिडेंस सच जैसा महसूस होने लगता है। कॉन्फिडेंस इल्यूजन इसलिए काम करती है क्योंकि दिमाग डेप्थ में जाने के बजाय सरफेस सिग्नल्स पर भरोसा कर लेता है। जो इंसान हेजिटेशन नहीं दिखाता उसे केपेबल मान लिया जाता है। रियलिटी यह है कि कई बार कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं, प्रैक्टिस और एक्टिंग से आता है। लेकिन क्राउड के लिए इतना फर्क समझना आसान नहीं होता। करिश्मा भी अक्सर मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। करिश्मा कोई मैजिक या जन्मजात पावर नहीं है, ये इमोशनल अलाइनमेंट का नतीजा है। करिश्मेटिक लोग सामने वाले की फीलिंग्स को मिरर करते हैं, उसे सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराते हैं। वे कॉम्प्लेक्स बातें भी सिंप्लिसिटी में कहते हैं। इसी वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, भले ही उनकी बातों में बहुत गहराई ना भी हो। फेक कॉन्फिडेंस असली कॉन्फिडेंस से अलग होता है। फेक कॉन्फिडेंस ज्यादातर लाउड होता है, डोमिनेटिंग होता है और दूसरों को सुनना जरूरी नहीं समझता। इसमें ह्यूमिलिटी नहीं होती, बस प्रदर्शन होता है। फिर भी क्राउड अक्सर इस फर्क को नहीं पहचान पाता, क्योंकि बाहर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस से बचाव का सबसे जरूरी रूल यही है कि कॉन्फिडेंस को फॉलो मत कीजिए, कंटेंट को फॉलो कीजिए। जो इंसान सवाल टॉलरेट नहीं कर सकता, जो डिसएग्रीमेंट से डरता है, उसके पास सच नहीं होता। सच को साबित होने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं, क्लैरिटी की जरूरत होती है। चैप्टर 17, साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट्स। कोई भी इंसान पूरी तरह स्ट्रांग नहीं होता। बाहर से जितना कॉन्फिडेंट और स्टेबल कोई दिखे, अंदर हर किसी के भीतर कुछ न कुछ दरारें होती हैं। यही क्रैक्स इंसान को इंसान बनाती हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी इन्हीं क्रैक्स को एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करती है। मैनिपुलेशन कभी आपकी स्ट्रांगेस्ट जगह पर हमला नहीं करती, वो हमेशा वहीं दबाव डालती है जहां आप पहले से ही सेंसिटिव होते हैं। साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट वो जगह होती है जहां आपकी भावनाएं जल्दी ट्रिगर हो जाती हैं, जहां आपको वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है, जहां रिजेक्शन का डर छुपा होता है या जहां आप खुद को साबित करने की जल्दी में रहते हैं। मैनिपुलेटर इन बातों को ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है और फिर सही मोमेंट पर वहीं दबाव डालता है। वो आपसे बहस नहीं करता, वो आपकी इनसिक्योरिटी से खेलता है। कुछ वीक पॉइंट्स लगभग हर इंसान में कॉमन होते हैं। रिजेक्शन का डर इंसान को कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करता है। रिस्पेक्ट की भूख उसे अपनी बाउंड्रीज तोड़ने पर ले जाती है।
कंपैरिजन की आदत सेल्फ ट्रस्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अप्रूवल एडिक्शन इंसान को दूसरों की राय का गुलाम बना देती है और अकेले रह जाने का डर उसे गलत रिश्तों और गलत फैसलों में फंसाए रखता है। अगर कोई इन बिंदुओं को समझ ले तो कंट्रोल अपने आप आसान हो जाता है। वैलिडेशन एडिक्शन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फ्यूल है। जब आपके दिमाग में बार बार यह सवाल चलता है कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप सच में फ्री नहीं होते। मैनिपुलेटर कभी आपको प्रेज देता है, कभी इग्नोर करता है। इस पुश पुल साइकिल में आप उसी से अप्रूवल पाने की कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग भी एक बड़ा संकेत है। जो इंसान अपनी हर बात जस्टिफाई करता है वो अंदर से अनश्योर होता है। स्ट्रांग लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वे क्लियर होते हैं। मैनिपुलेटर जानता है कि जो जस्टिफाई कर रहा है वही इनसिक्योर है। डिफेंस यहीं से शुरू होता है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछिए कि आप ये डिसीजन डर से ले रहे हैं या क्लैरिटी से। जैसे ही ये फर्क दिखने लगता है, मैनिपुलेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शील्ड है, क्योंकि जिसे अपनी दरारें दिख जाती हैं उसे वहीं से तोड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 18, इनसिक्योरिटी एक्सप्लॉयटेशन, जब कमी को हथियार बना दिया जाए। इनसिक्योरिटी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं होती। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी का एहसास होता है, लेकिन जिस पल कोई दूसरा इंसान उस कमी पर उंगली रख देता है, वही इनसिक्योरिटी घाव बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी इसी घाव का फायदा उठाती है। मैनिपुलेशन वहां शुरू नहीं होती जहां आप स्ट्रांग हैं, बल्कि वहां शुरू होती है जहां आप खुद को लेकर अनश्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी कई जगहों से बनती है। कंपैरिजन आपको यह महसूस कराता है कि आप दूसरों से कम हैं। क्रिटिसिज्म बार बार सुनने पर सेल्फ इमेज को कमजोर कर देता है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग कुछ बिलीफ्स डाल देती हैं जो बड़े होकर भी पीछा नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया इल्यूजन आपको एक फेक परफेक्शन दिखाता है, जिसके सामने आपकी जिंदगी छोटी लगने लगती है। इन सब का नतीजा एक ही होता है, आपको लगने लगता है मैं कम हूं। मैनिपुलेटर को बस इतना ही चाहिए। सटल इंसल्ट्स इस एक्सप्लॉयटेशन का सबसे चालाक तरीका है। मैनिपुलेटर सीधे इंसल्ट नहीं करता, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। वो कहता है तुम स्मार्ट हो लेकिन, या तुम अच्छे हो पर, और उस लेकिन या पर के बाद इनसिक्योरिटी का बीज बो दिया जाता है। बाहर से यह कंसर्न लगता है, लेकिन अंदर से यह डाउट पैदा करता है। फियर ऑफ लूजिंग वैल्यू इस इनसिक्योरिटी को और गहरा कर देता है। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप रिप्लेसेबल हैं, कि आपकी जगह कोई और ले सकता है, तो आप खुद को प्रूव करने में लग जाते हैं। आप बाउंड्रीज तोड़ते हैं, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने लगते हैं। कंट्रोल यही बनता है। कंपैरिजन ट्रैप भी उतना ही खतरनाक है। वो तो तुमसे बेटर है, या बाकी लोग तो मैनेज कर लेते हैं, जैसे वाक्य सेल्फ ट्रस्ट को अंदर से खोखला कर देते हैं। आप खुद पर नहीं, दूसरों पर नजर रखने लगते हैं। इनसिक्योरिटी से बचाव का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान आपको खुद एक्सेप्ट नहीं करते, वे आपको कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे डेंजरस आर्मर है। जब आप अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें हथियार बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चैप्टर 19, सेल्फ डाउट प्रोग्रामिंग, जब आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाए। सेल्फ डाउट सबसे साइलेंट मैनिपुलेशन है, क्योंकि इसमें कोई बाहर से हमला नहीं करता। इसमें आप खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको नीचा नहीं दिखाता, लेकिन आपके अंदर एक आवाज लगातार काम करती रहती है जो आपको छोटा महसूस कराती है। यही सेल्फ डाउट की सबसे खतरनाक ताकत है। सेल्फ डाउट अक्सर एक लूप में चलता है। एक छोटी सी गलती होती है, फिर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग सेल्फ ब्लेम में बदलती है, सेल्फ ब्लेम कॉन्फिडेंस को गिरा देता है, और कम कॉन्फिडेंस की वजह से अगली गलती हो जाती है। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है और इंसान अंदर से कमजोर होता चला जाता है। बाहर से वह नॉर्मल दिखता है, लेकिन भीतर उसका भरोसा टूट चुका होता है। इस पूरे प्रोसेस में इनर क्रिटिक वॉइस बहुत बड़ा रोल निभाती है। तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, तुम इनफ नहीं हो। ये आवाजें आपको इतनी फेमिलियर लगती हैं कि आप इन्हें अपनी मान लेते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपकी ओरिजिनल आवाज नहीं है। ये पास्ट कंडीशनिंग है, बचपन के एक्सपीरियंसेस, कंपैरिजंस, फेलियर्स और सुनी हुई बातें जो अब ऑटो पायलट पर चल रही हैं। लर्न हेल्पलेसनेस इसी का अगला स्टेज है। जब इंसान बार बार हारता है या खुद को असफल मानने लगता है तो उसका दिमाग सीख लेता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। वो रिस्क लेना बंद कर देता है, नए मौके छोड़ देता है और सेफ रहने के नाम पर स्टैग्नेंट हो जाता है। मैनिपुलेटर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि आप खुद ही गिव अप कर दें। सेल्फ डाउट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसान को एवरेज बना देता है। यह रिस्क लेने से रोकता है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलवा देता है और धीरे धीरे एम्बिशन को खत्म कर देता है। सिस्टम हमेशा एवरेज लोगों पर चलता है क्योंकि एवरेज लोग सवाल नहीं करते। सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपने थॉट्स पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद करें। अनक्वेश्चन थॉट्स सबसे बड़ा झूठ होते हैं। हर बार उस इनर आवाज से पूछिए, क्या यह सच में मेरी आवाज है या किसी और की दी हुई कंडीशनिंग? जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, ऑटो पायलट टूटने लगता है और दिमाग दुश्मन से धीरे धीरे आपका साथी बनना शुरू कर देता है। चैप्टर 20, मैनिपुलेशन डिफेंस सिस्टम। अटैक समझ में आए, उससे पहले डिफेंस बनाओ। मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा सच यही है कि आप हर मैनिपुलेशन को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसका असर जरूर रोक सकते हैं। मैनिपुलेशन अचानक हमला नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। इसलिए डिफेंस सिस्टम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो इंसान पहले से अवेयर होता है, उस पर मैनिपुलेशन पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती। अवेयरनेस इस डिफेंस सिस्टम की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मैनिपुलेशन हमेशा अंधेरे में काम करती है। जैसे ही आपको यह महसूस होने लगे कि आप पर दबाव डाला जा रहा है, गिल्ट महसूस कराया जा रहा है या किसी तरह की अर्जेंसी बनाई जा रही है, उसी पल मैनिपुलेशन की आधी ताकत खत्म हो जाती है। अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप हर टेक्निक का नाम जानते हो। अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर उठने वाले सिग्नल्स को पहचानना। जैसे ही आप देख लेते हैं कि यहां कुछ गड़बड़ है, कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है। दूसरा सबसे पावरफुल डिफेंस है पॉज टेक्निक। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। रिएक्शन में इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन जैसे ही आप खुद को 3 सेकंड का पॉज देते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच कनेक्शन बन जाता है। पॉज का मतलब टालमटोल नहीं है। पॉज का मतलब है इमोशन को सेटल होने देना, जवाब बाद में देना, फैसला बाद में लेना और पहले खुद को शांत करना। कई मैनिपुलेशन सिर्फ इसलिए काम कर जाती हैं क्योंकि इंसान ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे दी। मैनिपुलेशन का एक और बड़ा हथियार फ्रेमिंग होता है। मैनिपुलेटर आपको सवाल नहीं देता, वो आपको एक फ्रेम देता है। या तो ये करो या फिर, जैसी बातों में चॉइस दिखती है, लेकिन असल में ये फॉल्स चॉइस होती है। जब भी ऐसा फ्रेम सामने आए, खुद से पूछिए कि क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। जैसे ही फ्रेम टूटता है, कंट्रोल भी टूटने लगता है। जस्टिफिकेशन मैनिपुलेशन का पसंदीदा प्लेग्राउंड होता है। जितना ज्यादा आप अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही आप कमजोर दिखते हैं। मैनिपुलेटर जानता है कि जो इंसान जस्टिफाई कर रहा है, वो अंदर से अनश्योर है। इसलिए डिफेंस यही है कि सिंपल और क्लियर रहें। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं या मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता, जैसे वाक्य काफी होते हैं, बिना गिल्ट और बिना सफाई दिए। मैनिपुलेशन इमोशन पर टिकी होती है, इसलिए इमोशनल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। कभी फिजिकल डिस्टेंस, कभी मेंटल डिस्टेंस और कभी टाइम का डिस्टेंस। थोड़ी दूरी क्लैरिटी लाती है। जब क्लैरिटी आती है तो मैनिपुलेशन अपने आप कमजोर पड़ जाती है। यही मैनिपुलेशन डिफेंस सिस्टम का असली मकसद है, आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाना। चैप्टर 21, मेंटल स्ट्रेंथ एंड इनर अथॉरिटी। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास पद, पैसा या बाहरी ताकत हो। असली ताकत उस इंसान के पास होती है जिसके अंदर इनर अथॉरिटी होती है।
इनर अथॉरिटी मतलब ऐसा भरोसा जिसे बाहर से वैलिडेट करने की जरूरत न पड़े। जब इंसान खुद के सामने क्लियर होता है तब बाहर की अथॉरिटी अपने आप बेअसर होने लगती है। इनर अथॉरिटी का मतलब है सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैलिडेशन। जब आपको अपने फैसलों के लिए दूसरों की मंजूरी नहीं चाहिए होती तब मैनिपुलेशन की जमीन अपने आप खिसकने लगती है। मैनिपुलेशन वहीं काम करती है जहां अप्रूवल की भूख होती है। जिस पल आपको खुद से अप्रूवल मिल जाता है उस पल कंट्रोल बाहर से अंदर नहीं आ पाता। इनर अथॉरिटी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला पिलर है क्लियर वैल्यूज। जब आपको साफ पता होता है कि आप क्या एक्सेप्ट नहीं करते तब मैनिपुलेशन की एंट्री बंद हो जाती है। कंफ्यूज्ड वैल्यूज वाले लोग सबसे आसान टारगेट होते हैं क्योंकि वे हर सिचुएशन में खुद से नेगोशिएट करने लगते हैं। क्लियर वैल्यूज आपको हर बार जीरो से सोचना नहीं पड़ने देती। दूसरा पिलर है बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब है यहां तक ठीक है, इससे आगे नहीं। बाउंड्रीज रखने वाला इंसान कठोर नहीं होता, वो अवेयर होता है। जो इंसान बाउंड्रीज नहीं रखता वो स्ट्रांग नहीं बल्कि अवेलेबल होता है। मैनिपुलेटर अवेलेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, स्ट्रेंथ को नहीं। बाउंड्रीज के साथ बोले गए ना में ज्यादा ताकत होती है बजाय गिल्ट के साथ बोले गए हां के। तीसरा पिलर है कंसिस्टेंसी। आज हां और कल ना कहना आपकी अथॉरिटी को कमजोर कर देता है। इनकंसिस्टेंसी कंफ्यूजन पैदा करती है और कंफ्यूजन मैनिपुलेशन को न्योता देती है। कंसिस्टेंसी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, चाहे सामने वाला सहमत हो या नहीं। इनर अथॉरिटी की एक सच्चाई यह भी है कि असली अथॉरिटी लाउड नहीं होती, वो काम होती है। जो इंसान चिल्लाता नहीं, थ्रेटन नहीं करता और बार बार खुद को प्रूव नहीं करता, वही असल में सबसे ज्यादा ग्राउंडेड होता है। इनर अथॉरिटी बाहर की पावर से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से पैदा होती है। चैप्टर 22 साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती। यह किसी शॉर्टकट से नहीं आती, बल्कि रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे शरीर की इम्यूनिटी बार बार एक्सपोजर से मजबूत होती है, वैसे ही मानसिक इम्यूनिटी भी अवेयरनेस और रेपिटेशन से बनती है। इमोशनल लिटरेसी इस इम्यूनिटी की नींव है। जब आप अपने इमोशंस को पहचान पाते हैं और उन्हें नाम दे पाते हैं, जैसे मैं डर रहा हूं या मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, तो इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करता। जिस इमोशन को आप पहचान नहीं पाते वही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो चुपचाप आपके फैसलों को चला रहा होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन अगला महत्वपूर्ण कदम है। मैनिपुलेशन अक्सर एक बार नहीं, बार बार होती है। वही प्रेशर, वही गिल्ट और वही टाइमिंग दोहराई जाती है। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, मैनिपुलेटर खुद ही एक्सपोज हो जाता है। पैटर्न दिखते ही यह साफ हो जाता है कि समस्या सिचुएशन नहीं, टेक्निक है। डिटैचमेंट को अक्सर गलत समझा जाता है। डिटैचमेंट का मतलब केयर करना छोड़ना नहीं है, बल्कि कंट्रोल छोड़ना है। इसका मतलब है यह समझना कि आप अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हर रिजल्ट के लिए नहीं। जब आप रिजल्ट से डिटैच होते हैं तो फियर कम हो जाता है और मैनिपुलेशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ईगो ट्रैप से बचना भी इम्यूनिटी का हिस्सा है। मैनिपुलेटर ईगो को ट्रिगर करता है, तुम कर नहीं सकते या तुम में हिम्मत नहीं। ईगो रिएक्ट करता है, लेकिन विजडम ऑब्जर्व करती है। जो चीज आपको इमोशनली हाईजैक नहीं कर पाती, वही आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। यही साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का सबसे सरल और सबसे गहरा नियम है। चैप्टर 23 एथिकल रियलिटी चेक। अब तक आपने डार्क साइकोलॉजी की वो सच्चाई देखी है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। आपने समझा कि इंसानी दिमाग कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे खुद को बचाया जा सकता है। लेकिन इसी समझ के साथ एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है, क्या हर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या हर टेक्निक का उपयोग करना सही है सिर्फ इसलिए कि वो काम करती है? नॉलेज अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, नॉलेज न्यूट्रल होती है। असली फर्क इंटेंशन पैदा करता है। वही ज्ञान किसी के हाथ में शील्ड बन जाता है और किसी के हाथ में हथियार। डार्क साइकोलॉजी का यही 2 रास्तों वाला सच है। इस ज्ञान का एक रास्ता है कंट्रोल करना, लोगों की सोच, उनके इमोशंस और उनके फैसलों पर हावी होना।
दूसरा रास्ता है खुद को बचाना, मैनिपुलेशन को पहचानना, बाउंड्रीज बनाना और अपनी ऑटोनॉमी सुरक्षित रखना। प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम इंटेंशन है। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो खुद को सबसे चालाक समझने लगता है। उसे लगता है कि वो दूसरों से आगे है, इसलिए सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म पावर देती है और लॉन्ग टर्म आइसोलेशन। मैनिपुलेशन से ट्रस्ट टूटता है, रिस्पेक्ट खत्म होती है और रिश्ते डर पर टिकने लगते हैं। और डर पर बने रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। देर से ही सही, लेकिन ऐसे रिश्ते टूटते जरूर हैं। यहीं एथिकल बाउंड्री की बात आती है। अगर कोई टेक्निक किसी की रियलिटी तोड़ दे, किसी की आइडेंटिटी दबा दे या किसी की फ्रीडम छीन ले, तो वो साइकोलॉजी नहीं रहती, वो अब्यूज बन जाती है। नाम बदल देने से उसका असर नहीं बदलता। कंट्रोल अगर किसी की चॉइस छीन ले तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कहलाता। सबसे खतरनाक इल्यूजन यही होता है, मैं सही कारण से कर रहा हूं। इतिहास में सबसे बड़े अत्याचार इसी सोच से शुरू हुए हैं। हर मैनिपुलेटर खुद को सही ठहराने की कहानी बना लेता है। इसलिए एथिकल कंपस जरूरी है। हर बड़े डिसीजन से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यही मेरे साथ किया जाए तो क्या मैं इसे सही मानूंगा? अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाना ही असली समझदारी है। यही नॉलेज को पावर नहीं, विजडम बनाती है। चैप्टर 24, पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर अपने आप में बुरी नहीं होती, पावर एक टूल है। लेकिन जैसे ही पावर अवेयरनेस के बिना इस्तेमाल होने लगती है, वो धीरे धीरे करप्शन में बदल जाती है। इतिहास, रिश्ते और रोजमर्रा की जिंदगी, हर जगह यही सच दोहराया गया है। असली समस्या ताकत नहीं, बल्कि उसे संभालने की समझ का अभाव होता है। रियल पावर का मतलब किसी को कंट्रोल करना या किसी को दबाना नहीं है। रियल पावर का मतलब है खुद पर कंट्रोल। जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है, अपने ईगो को देख पाता है और अपनी रिएक्शंस को स्लो कर सकता है, वही सच में पावरफुल होता है। बाहर की ताकत अक्सर शोर मचाती है, लेकिन अंदर की ताकत शांत होती है। पावर ट्रैप बहुत सटल होता है। जैसे ही इंसान सोचने लगता है कि अब मैं सब समझ गया हूं, उसी पल वो ब्लाइंड होने लगता है। नॉलेज जब ईगो बन जाती है, तब विजडम मर जाती है। यही कारण है कि ज्यादा जानने वाले लोग भी कभी कभी सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनसे ऊपर कोई नहीं, और यही सोच उन्हें गिरा देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब भी यहीं से शुरू होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह समझना है कि आपके शब्द असर करते हैं और आपके एक्शंस दूसरों की जिंदगी पर इंपैक्ट बनाते हैं। अवेयरनेस के साथ पावर रखने वाला इंसान यही चुनता है कि वो हार्म नहीं करेगा, भले ही वो कर सकता हो। यही चॉइस पावर को डेंजरस बनने से रोकती है। इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में फर्क बहुत सटल होता है, लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इन्फ्लुएंस क्लैरिटी देता है, सामने वाले को चॉइस छोड़ता है और रिस्पेक्ट करता है। मैनिपुलेशन कंफ्यूजन पैदा करता है, चॉइस छीन लेता है और डर बनाता है। बाहर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की दिशा अलग होती है। ट्रू अथॉरिटी की एक सच्चाई यह भी है कि वो कभी फोर्स नहीं करती, वो डर नहीं दिखाती और गिल्ट पैदा नहीं करती। ट्रू अथॉरिटी प्रेजेंस से आती है, न कि दबाव से। जब समझ ताकत के साथ जुड़ जाती है, तभी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलती है। चैप्टर 25, फाइनल अवेकनिंग। अंत नहीं, असली शुरुआत। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, अब आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। यह सिर्फ जानकारी का सफर नहीं था, यह अवेयरनेस का सफर था। आपने देखा कि दिमाग कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इमोशंस कैसे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं और पावर कैसे बिना दिखाई दिए काम करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपने खुद को देखना शुरू किया है। फाइनल अवेकनिंग का मतलब यह नहीं कि अब आप कभी मैनिपुलेट नहीं होंगे।
इसका मतलब यह है कि अब आप बेहोश नहीं रहेंगे। पहले जहां आप रिएक्ट करते थे, अब आप पॉज कर पाएंगे। पहले जहां इमोशन आपको खींच ले जाता था, अब आप उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। यही छोटा सा फर्क इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। अवेकनिंग का असली अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने थॉट्स की, अपने रिएक्शंस की और अपने चॉइसेस की। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया अचानक सेफ हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अब ब्लाइंड नहीं रहेंगे। आप जानेंगे कि कब कोई डर दिखा रहा है, कब गिल्ट पैदा किया जा रहा है और कब चॉइस छीनी जा रही है। फ्रीडम बाहर से नहीं आती। फ्रीडम तब आती है जब आपको खुद पर भरोसा हो जाता है, जब आप जानते हैं कि आप ना कह सकते हैं, रुक सकते हैं और सोच सकते हैं। अवेयरनेस के साथ जिया गया इंसान खतरनाक नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वह खुद को जानता है। इस पूरी जर्नी का आखिरी सच यही है कि डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन यह नहीं है कि लोग बुरे हैं। सबसे बड़ा लेसन यह है कि अचेतन इंसान वल्नरेबल होता है। जैसे ही चेतना आती है, वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है। मैनिपुलेशन तभी तक काम करती है जब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। अब चॉइस आपके हाथ में है। आप इस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए भी कर सकते हैं और खुद को मुक्त करने के लिए भी। असली अवेकनिंग तब होती है जब आप पावर के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनते हैं, रिएक्शन के बजाय अवेयरनेस चुनते हैं और कंट्रोल के बजाय क्लैरिटी चुनते हैं। यही अंत नहीं, यही असली शुरुआत है। अगर ये ऑडियो बुक आपको अनकंफर्टेबल लगी तो इसका मतलब है इसने काम किया। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो आपने पहला कदम उठा लिया है। अगर आप चाहते हैं मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ, मैनिपुलेशन फ्री लाइफ, तो इस ऑडियो बुक को दोबारा सुनिए। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी और की आंखें खोल सकती है, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जागृति फैलती है